आवाज सबको बढ़िया आ रही होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हमारा जो फ्लावर होता है वो आखिरकार होता क्या है, पुष्प किसे कहा जाता है, ठीक है। पुष्प के क्या फायदे हैं, देखो पहले देखो अपनी पार्ट में एक चीज दे रखी है, पुष्प क्या है, जो लैंगिक प्रजनन करने वाले पादप होते हैं, है ना, उनकी बात करते हैं अपन। तो देखो हम क्या करते हैं, कहीं गार्डन वगैरह में घूमने जाते हैं, तुम सभी लोग घूमने जाते हो, है ना। तो पुष्प कितनी तरह काम आता है, देखो, है ना, कितनी तरह काम आता है। देखिए आप जैसे कि कभी कभी आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो आप बगीचे में जाना पसंद करते हो जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, वहां जाते हैं। किसी की शादी में जाते हैं तो पुष्प का गुच्छा लेकर के जाते हैं और उसको पुष्प भेंट करके आते हैं, ठीक है ना, ये काम हम करते हैं। और किसी के मरण मौत में जाते हैं तब भी हम पुष्प का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी पुष्प उस पर चढ़ा के आते हैं। तो हर तरीके से काम आता है। और भी चीज अगर अपन देखें तो कई सारी चीजें होती है पुष्प के द्वारा, ठीक है ना, कई सारी बीमारियों के इलाज में भी ये काम आता है। तो पुष्प का निर्माण आखिरकार होता कैसे है, ये बनता कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो ये बात करेंगे पुष्प क्या है। देखो पुष्प कुछ भी नहीं है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है पुष्प, अगर पुष्प की अपन परिभाषा दें तो पुष्प की सिंपल सी परिभाषा है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक ऐसे बोल सकते हैं, पुष्प एक सहत, ऐसे बोलेंगे सहत, मतलब कठोर थोड़ा, पुष्प एक सहत रूपांतरित प्ररोह है। भाई निकलता कहाँ से पुष्प, तने से निकलता है, और तने से निकलता है, इसी इसको अपन क्या है, आवाज वगैरह नहीं आ रही क्या, है ना। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है ना, तो इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह। रूपांतरित मतलब होता है चेंज। अब ये चेंज कैसे होता है, परिवर्तन कैसे आता है, ठीक है ना, पुष्प में परिवर्तन कैसे आता है। आवाज वगैरह आ रही है सबको, बताओ बताओ पहले एक बार, आवाज वगैरह आ रही कि नहीं आ रही है। आ रही है सबको, ठीक है। मैं क्या करेगा, बैठी जाओ बैठी जाओ, ठीक है ना। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब देखो इसका निर्माण वगैरह कैसे होता है ये हमको देखना है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो इस पे क्या क्या लगे होते हैं, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिस पर बीजाणु पर्ण लगी होती है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिस पर बीजाणु पर्ण लगी होती है, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। पुष्प क्या है, पुष्प एक सहत रूपांतरित प्ररोह है जिस पर बीजाणु पर्ण लगी होती है, ठीक है ना। अब बीजाणु पर्ण लगी होती है, बीजाणु पर्ण क्या करती है, यह बीजाणु पर्ण पुष्प का लैंगिक चक्र होती है या लैंगिक भाग होती है, पुष्प का लैंगिक भाग होती है, ठीक है। ठीक है, अरे क्लास में आ रहे जा रहे कैसे चल रहा है ये, के क्लास देखी नहीं जा रही क्या, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट खत्म हो गया सुबह सुबह, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का पहला पार्ट है। पहले ही पार्ट में नहीं पढ़ोगे तो फिर होगा कल्याण में। पुष्प एक सहत रूपांतरित प्ररोह है जिस पर बीजाणु पर्ण लगी होती है, ये बीजाणु पर्ण पुष्प का लैंगिक भाग होती है। और ये किस प्रकार से लगी होती है, देखिए आप बनती कैसे है। सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं
कि यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा पुष्प का क्या है, तना है, क्या है, तना है, और इस तने के ऊपर दो चीजें लगी होती है। तने के अंदर आप जानते हो इस तरीके से ये भाग होते हैं, है ना, क्या होता है, भाग होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ले लो, इसको यहाँ तक ले लो, इसके ऊपर यहाँ पर पत्तियां लगी होती है, क्या लगी होती है, पत्तियां, इस तरीके से, है ना। पुष्प का जो तना होता है उस तने के ऊपर इस तरह से पत्तियां लगी होती है। अब क्या होता है, ऐसा ऐसा क्या होता है कि यहाँ पत्तियां लगती हैं पहले तो, और पत्तियों के लगने के बजाय यहाँ पर क्या लगने लग जाते हैं, पुष्प लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा दो कारणों से होता है। एक तो होता है वातावरणीय कारण, वातावरण के कारण भी चेंजेज आते हैं, और दूसरा होता है इसका हार्मोनल कारण, यानी हार्मोन वगैरह के कारण। आपने पहले पढ़ा होगा कक्षा 11 में कि यहाँ पर 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं पादपों में। एक तो विभजोतक पाया जाता है जो विभाजनशील भागों में पाया जाता है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, तो विभाजनशील भागों में पाया जाता है, तो ये चीज आप समझना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पुष्प एक सहज रूपांतरित प्रवाह है। क्या अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है क्या, ये बताओ मुझे, फिजिक्स की क्लास चल रही है क्या? अमन, अश्विन, अंकित, सानिया, चलो अभी क्या मैथ्स की बायो फिजिक्स की क्लास चल रही है क्या? नहीं सर, कहाँ पक गया सारे सारे, ठीक है। तो ये तो हमारा तना हो गया, क्या हो गया, तना, और इस तने पे ये क्या लगी होती है, ये पत्तियां लगी होती है, क्या लगी होती है, पत्तियां लगी होती है। इलेवन वाला थोड़ा सा मैटर है, देखो, है ना। और इसके बाद यहाँ पर नोड और इंटर नोड होती है, क्या होती है, नोड और इंटर, पर्व और पर्व संधियां। यहाँ तो ये इसको तो अपन पूरे को क्या कहेंगे, पर्व कहेंगे, तो ये तो क्या हो गया हमारा पर्व, पर्व को अपन बोल सकते हैं पर्व संधियां, पर्व, और यहाँ पर ये क्या होती है, दोनों पर्वों को जोड़ने वाली पर्व संधि, पर्व संधि। अगर आपको इंग्लिश में याद है तो ये इसको तो बोलते हैं अपन नोड, और इसको बोलते हैं इंटरनोड, नोड और इंटरनोड, इस तरीके से नाम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर इस जगह ऐसा क्या होता है, इस जगह ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे पत्तियां लगने वाली होती है उस जगह पत्तियों की बजाय यहाँ पर क्या लगने लग जाते हैं, पुष्प लगने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसके बजाय यहाँ पर क्या लग जाता है, फ्लोर लग जाता है, पुष्प लगने लग जाता है। ऐसा क्या चेंज आता है, तो यहाँ पर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो वातावरणीय परिवर्तन हो सकता है, वातावरण की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये जो अभी तो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर जो ऊतक होते हैं उनमें हार्मोनल चेंज आते हैं। यहाँ के जो ऊतक होते हैं इस जगह जहाँ से पत्ती बनने वाली होती है, पत्ती तो बंद हो जाती है और जगह पुष्प आने लग जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, जो बीजाणु पर्ण की प्रीमोर्डियल कोशिकाएं पाई जाती है। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है जो पुष्प बनाने वाली, बीजाणु पर्ण बनाने वाली कोशिकाएं यहाँ पर विभाजित होने लग जाती है, उन्हें विभाजन होता है, विभाजन होने से पुष्प बनने लग जाता है, और एक निश्चित समय पे होता है ना, निश्चित समय पे होता है। तो देखो अब यहाँ पर दो प्रकार की पत्तियां लगती है, कितने प्रकार की पत्तियां लगती है, दो प्रकार की। चलो इस पर्व संधि की मैं बात करूं, इसको आगे बढ़ा के देखूं, तो ये पर्व संधि होती है, इस पर्व संधि के यहाँ पर दो प्रकार की पत्तियां लगती है, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ, कुछ यहाँ पर। तो कुछ पत्तियां तो ऐसी होती है, ध्यान देना, कुछ तो पुष्प बनाने जाएगी, ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। ये चीज कुछ तो यहाँ पर इस तरीके से, कुछ ये यहाँ पर, तो कुछ तो क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये पर हो गया, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो ये पुष्प क्या है, ये पुष्प बनने वाला होता है। तो यहाँ पर दो तरह की पत्तियां होती है, कौन कौन सी पत्तियां होती है, एक तो होती है फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जानते हो आप लोग, जो लैंगिक जनन करने वाली होती है ना, उनको फर्टाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ पत्तियां होती है और नीचे की तरफ भी कुछ पत्तियां होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, नीचे की तरफ तो बंधे पत्तियां होती है, बंधे, इनको क्या बोलते हैं, बंधे पत्तियां। और कुछ होती है ऊपर की तरफ यहाँ पर, जिनको कहा जाता है उर्वर, उर्वर पत्तियां। इस तरीके से दो प्रकार की पत्तियां यहाँ पर दिखाई तुमको देती है। तो ये इस जगह पर से बनती है बंधे पत्तियां और उर्वर पत्तियां। पुष्प के 4 चक्र होते हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने, दल, बाह्य दल, पुंकेसर और जायाम।
KCAG आपने पढ़ा होगा, KCAG है ना, कैलिक्स, कोरोला, है ना, सी है ना, गाइनोसियम, एंडोसियम, ऐसे पुष्प में इतने सारे पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उर्वर पत्तियां लगी होती है, बंदे पत्तियां लगी होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, अगर इसको मैं थोड़ा और आगे बना के थोड़ा बताऊं आप लोगों को, यहाँ सब इधर बना देता हूँ थोड़ा और, अगर आप आगे जाके देखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आप पहले कल भी पढ़ चुके हो, एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस तरीके से, इस तरीके से ये पुष्प का भाग है, अंडाशय है ना। यहाँ पर चक्र लगे होते हैं, ये इस जगह पे पुष्प जिस पर टिका होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन। अभी ये पार्ट आगे शुरू होएगा, ये अभी थोड़ा 11th का मैटर है, इसमें थोड़ा सा पुष्पासन नहीं पढ़ा होगा तो। और ये क्या है भाई, यहाँ पर अंडाशय, क्या है ये, अंडाशय। अंडाशय के बाद यहाँ से क्या निकलते हैं भाई, यहाँ से दो चीजें निकलती है। यहाँ से मैं एक एक ही बना रहा हूँ है ना, इधर नहीं बना रहा हूँ मैं इस साइड पे, चलो इधर ही बना देता हूँ। ये तो निकलता है यहाँ पर बाह्य दल, क्या होता है, बाह्य दल। और इसके ऊपर पंखुड़ियां बनती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इधर भी बना देता हूँ, ये पंखुड़ियां बनती है ना। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दल। और इसके अलावा यहाँ से क्या निकलते हैं इस जगह से, इस जगह का आपको पता होगा, इस जगह से इस तरीके से पुंकेसर निकलते हैं, है ना। तो ये क्या है भाई, पुंकेसर हो गई। और इधर ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको पूरे को बोल देता हूं मैं जायान या स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये आपने बुक में दे रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पुष्प हर जगह काम आता है, सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में। इस तरीके से पुष्प का क्या महत्व है, प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, ये सारे कामों में ये काम आता है। इसके अलावा शोक की अभिव्यक्ति के लिए भी, खुशी की अभिव्यक्ति के लिए भी ये फ्लावर काम आता है। लेकिन सबसे मेन कारण क्या है, क्या इसी के लिए पुष्प बनाए, कोई मरने जाओ तो वहां चढ़ा के आ जाओ, किसी के साथ में जाओ तो उसको दे के आ जाओ, इसके लिए थोड़ी बना है। ये बना है लैंगिक जन्म करने। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ उर्वर पत्तियां और बंदे पत्तियां, पुष्प में उर्वर पत्तियां कौन सी होती है, पुष्प में उर्वर पत्तियां जो बनती हैं आगे जाकर के, उनको बीजाणु पर्ण कहा जाता है। पुष्प की जो उर्वर पत्तियां होती है, उन उर्वर पत्तियों को आगे जाकर के हम क्या नाम देंगे, बीजाणु पर्ण कहेंगे। ये तो परिभाषा दे रहा हूँ। पुष्प क्या है, एक तनाई तो है, प्ररोह का मतलब क्या है, एक तनाई तो है, और ये तना, इस पे क्या लगी होती है, बीजाणु पर्ण लगी होती है, और साथ में कुछ दूसरी पत्तियां भी लगी होती है नॉर्मल, जो हरे कलर की होती है ना। कुछ पत्तियां लगी होती है, बंदे पत्तियां बोलते हैं, है ना। स्टेराइल और फर्टाइल, इंग्लिश में दो वर्ड यूज कर सकते हैं, इसके लिए स्टेराइल, इसके लिए फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, जो जनन करने योग्य हो, जो जनन करने में क्या करती हो, भाग लेती हो, ऐसी क्या होती है, पत्तियां होती है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो एक जो फ्लावर होता है, ठीक है ना, इसको और भी नाम दे सकते हैं अपन, ठीक है ना। इसको अपन कार्पल भी कहते हैं, कहाँ गया ये, इस तरीके से होते हैं कार्पल, पुंकेसर, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ पूरा। और एक और नाम होता है देखो इसका, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से भाग होते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास बाह्य दल, दल, पुंकेसर, अंडाशय। ये अंडाशय मैंने लिख दिया ऐसे, लेकिन चार ही मुख्य भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। तो एक प्रारूपिक पुष्प में अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी सरलता थोड़ी बहुत दे रखी है आपकी बुक में, है ना। एक प्रारूपिक पुष्प में, एक प्रारूपिक पुष्प में, पुष्प में चार भाग होते हैं, या चार चक्र होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। चार भाग लिख लो, चार भाग होते हैं, है ना। एक प्रारूपिक पुष्प में कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। पहले नंबर का भाग जो है, पहले नंबर का जो भाग है उसको अपन क्या कहेंगे, बाह्य दल, बाह्य दल। दूसरे नंबर का भाग होता है उसको कहेंगे दल। तीसरे नंबर का भाग जो होगा उसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर। और चौथे नंबर का जो भाग होता है उसको कहेंगे पुंकेसर। इनको इंग्लिश में भी अपन लिख लेना चाहे तो लिख सकते हैं कैलिक्स से, ये तो क्या हो जाएगा, कैलिक्स, और ये हो जाएगा कोरोला, ठीक है ना, कैलिक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा कोरोला, ये हो जाएगा यहाँ पर स्त्री केसर, गाइनोसियम, क्या हो जाएगा, गाइनोसियम। इस तरीके से नाम हो जाएंगे गाइनोसियम, ठीक है ना। इसको भी लिख देते हैं अपन,
चलो ठीक है। गाइनोसियम, एंड्रोसियम, इस तरीके से इनके ये नाम हो जाते हैं 2-3, है ना। तो गाइनोसियम और एंड्रोसियम पहले भी पढ़ चुके अपन, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको डिटेल से आगे देखना है अभी। तो पुष्प के चक्र होते हैं। अब इनमें से क्या होता है, पुष्प में 2 प्रकार के चक्र होते हैं। एक तो होता है आवश्यक चक्र होता है ना, और एक होता है अनिवार्य चक्र, ठीक है ना, ठीक है ना। सहायक चक्र, सॉरी, सहायक चक्र और अनिवार्य चक्र, या पुरानी जो अपनी किताब है उसमें 11th में दे रखा है, एक तो होता है सहायक चक्र, एक होता है जनन चक्र। 2 प्रकार के चक्र इस पुष्प में पाए जाते हैं। और एक प्रश्न भी दे रखा है अपनी बुक में कि जो पुष्प होते हैं उनकी खेती को क्या कहा जाता है। पुष्प जो होते हैं उनकी खेती को कहा जाता है पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है, पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर, ये कहा जाता है। तो इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुष्प के जो चक्र होते हैं, एक पुष्प जो होता है उस पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है, चलो बात कर लेते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। मैं ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा कि 11th में हो चुका है सारा, है ना। फिर भी देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पर्व और पर्व संध्या पाए जाते हैं। पर 2 पर्वों के बीच में स्थान को पर्व संधि कहते हैं। और पर्व संधि जहां पर होती है, समझना मेरी बात को, जहाँ पे पर्व संधि होती है उस पर्व संधि की जगह पर कुछ क्या पाए जाते हैं, उतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ उतक पाए जाते हैं, जिनको अपन पुष्पीय आद्यक कहते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बोला नहीं, इसको बोल सकता हूँ मैं, ये संरचना होती है इस जगह पे। इस जगह को अपन क्या कहते हैं, इस जगह को कहते हैं पुष्पीय आद्यक, पुष्पीय आद्यक, है ना। अब इस पुष्पीय आद्यक में क्या क्या होता है, इस पुष्पीय आद्यक में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। और हार्मोनल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पुष्पों का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ इस जगह पे कि यहाँ पे पुष्प का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, इस जगह पे लिख देता हूँ, आप इस चीज को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पादप में, यानी सबसे पहले जो पादप होता है उसमें पहले ही पता चल जाता है, पादप के अंदर पहले ही क्या चल जाता है, पता चल जाता है कि भाई पुष्प आने वाले हैं। और पुष्प आने वाले होते हैं तो वहां पर क्या होता है, 2 चेंज हो जाता है, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं और कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ हार्मोनल परिवर्तन और हार्मोनों का परिवर्तन उससे। और जैसे अपनी मान लीजिए अपन में भी इस तरह से किशोरावस्था समाप्ति के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ऐसे पादपों में भी कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं। तो उनके विकास से क्या होता है, पुष्प की संरचना होती है। पुष्प का निर्माण कैसे होता है या पुष्प का विकास कैसे शुरू होता है, इसका भी एक प्रश्न अपन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है, तो पुष्प का विकास कैसे होता है, तो ये भी हम बात कर सकते हैं। एक प्रारंभिक पुष्प में 4 भाग होते हैं और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पुष्प का विकास। पुष्प का विकास एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अपन समझते हैं कि आखिरकार पुष्प का विकास क्या होता है। पादपों में पहले ही पता चल जाता है, पहले तय हो जाता है कि इस टाइम पे पुष्प आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पहले तय हो जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि पादपों में पुष्पों के आने का समय, पुष्पों के आने का समय पहले ही तय हो जाता है। पादपों में पुष्पों के आने का समय पहले ही तय हो जाता है, वे किस टाइम पे पुष्प आएंगे। क्योंकि अब कैसे होता है, पुष्प आने समय यानी पुष्पों के आने से पहले क्या होता है, पुष्पों के आने से पहले क्या होता है, ये देखो, पुष्पों के आने से पहले यहाँ पर लिख सकते हैं पुष्पों के विकास से पूर्व, पुष्पों के विकास से पूर्व पादपों में कुछ वातावरणीय, पादपों में कुछ वातावरणीय व हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। परिवर्तन होने लगते हैं, आई बात समझ में।
पादपों में पुष्पों के आने का समय पहले से तय होता है और पुष्पों के विकास से पूर्व पादपों में कुछ वातावरणीय व हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। आ रही है बात समझ में, है ना। पादपों में पुष्पों का आने का समय पहले तय हो जाता है और पहले तय होने के बाद जो विकास होता है तो वहां पर वातावरणीय व हार्मोनल क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आते हैं। वातावरणीय हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, कुछ और भी चेंज होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के कारण, अब यहाँ पे क्या होगा, इन परिवर्तनों के कारण, इन परिवर्तनों के कारण जो परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के कारण क्या घटना घटित हुई, समझना। इन परिवर्तनों के कारण पुष्पीय अध्ययन, ठीक है ना, इन परिवर्तनों के कारण पुष्पीय अध्ययन, पुष्पीय अध्ययन समझना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको समझना। पुष्पीय अध्ययन, इन कारण पुष्पीय अध्ययन गैस को बोलते हैं प्राइमोडियम, ठीक है ना। इन परिवर्तनों के कारण पुष्पीय अध्ययन में क्या होता है, देखो पुष्पीय अध्ययन के बारे में मैंने आपको बताया। पुष्पीय अध्ययन में विभेदन एवं क्या होता है, विभेदन एवं विकास। इन परिवर्तनों के कारण पुष्पीय अध्ययन में विभेदन व विकास शुरू हो जाता है। तो पुष्पीय अध्ययन में क्या शुरू हो गया, विभेदन और विकास शुरू हो गया। अब विकास शुरू हो गया तो क्या बनेगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो सीधी सिंपल सी बात है कि पुष्प में जो दो प्रकार की कलिकाएं होती है ना, एक तो पत्ती बनाने वाली कलिकाएं, मैंने बताया था यहाँ पे बंदे पत्तियां, उर्वर पत्तियां। तो उर्वर पत्तियों के द्वारा, किसके द्वारा, उर्वर पत्तियों के द्वारा क्या बन जाते हैं, यहाँ पर फ्लावर वगैरह बन जाते हैं। बात को समझना इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि विभेदन व विकास शुरू होता है, सुनना मेरी बात को। इन परिवर्तनों के कारण पुष्पीय अध्ययन में विभेदन व विकास शुरू होता है, जिससे क्या बनती है, जिससे पुष्प कलिकाएं बनती है, जिससे पुष्प कलिकाएं बनती है, जिससे पुष्प कलिकाएं बनती है। और यह कलिकाएं, और यह कलिकाएं आगे जाकर दिख रहा है यहाँ पे, यह कलिकाएं यह कलिकाएं क्या करती है, पुष्प को धारण करती है। अब आ जाओ वापस दोबारा से, एक बार समझने के लिए फिर से दोबारा आ जाओ इधर। ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पुष्प एक सहज रूपांतरित प्रणव है जिस पर बीजाणुपर्ण लगी होती है, और ये बीजाणुपर्ण पुष्प का लैंगिक भाग होती है। दो प्रकार की बीजाणुपर्ण होती है, एक तो होती है लघु बीजाणुपर्ण, एक गुरु बीजाणुपर्ण। अभी पढ़ेंगे अपन बीजाणुपर्ण दो प्रकार की, कैसे, कितने प्रकार की। तो यहाँ पर पुष्प जो है, फिर से समझ लो, सबसे पहले पर्व होते हैं मौजूद इस तरीके के स्ट्रक्चर, फिर होती है पर्व संधियां। उन पर्व संधियों पर क्या पैदा होती है, उर्वर पत्तियां और बंदे पत्तियां, और जो पुष्पीय अध्ययन की जगह पे शुरू होती है। अब इस पुष्पीय अध्ययन में क्या होता है, पुष्पीय अध्ययन में क्या होता है, ये जो भी चेंजेज हो रहे हैं, यानी वातावरणीय और हार्मोनल परिवर्तन, आप चाहो तो इसको संरचनात्मक भी लिख लो। वातावरणीय बोला है मैंने, आप संरचना आपकी बुक के अनुसार लिख लो संरचनात्मक, ठीक है। संरचनात्मक व हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होते हैं, संरचनात्मक व हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के कारण पुष्पीय अध्ययन, ये पुष्पीय अध्ययन होते हैं यहाँ पे। इस पुष्पीय अध्ययन में क्या होती है, पुष्प कलिकाएं, सॉरी, इसका विभेदन और विकास शुरू हो जाता है, और इसकी जगह पर क्या बन जाती है, पुष्प कलियां बन जाती है। और ये कलियां आगे जाकर के क्या करती है, पुष्प को धारण करती है। और पुष्प में क्या क्या होते हैं, पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना। नर और मादा क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा कैसा है। आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, पुष्प अध्ययन क्या है। ये एक हमारा विभ्जोतक ही है, और ये विभ्जोतक यहाँ पर कुछ कुछ सहत, थोड़ा टाइट टाइप का हो जाता है, कठोर हो जाता है, सहत हो जाता है, और इसी जगह से फ्लावर बनना शुरू होता है,
ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जाना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पुष्प के बारे में कुछ और जानते हैं कि पुष्प में कौन कौन से चक्र होते हैं, उन चक्रों के बारे में भी आप जानो। देखो यहाँ ये जो पढ़ा है इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दो कि भाई हमें डाउट है सर, थोड़ा सा जो भी डाउट हो बता दिया करो। किसी को कोई डाउट हो तो वो भी बता दिया करो भाई सर हमें डाउट है, ठीक है ना। चलो भाई, अब आगे हम देखते हैं जो हमारा फ्लावर होता है, पुष्प जो होता है, ठीक है ना, उस पुष्प में क्या क्या चीजें, तो ये अपन यहाँ पे देखता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये हमारा मान लीजिए फ्लावर है, क्या ये फ्लावर या पुष्प है, ये हमारा पुष्प है। और ये जो पुष्प होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुष्प में दो प्रकार के चक्र होते हैं। कितने प्रकार के चक्र होते हैं? दो प्रकार के चक्र होते हैं। एक चक्र जो होता है उसको तो कहते हैं सहायक चक्र। क्या कहते हैं? सहायक चक्र। अभी मैंने आपको चित्र भी बताया था, सहायक चक्र। और एक होता है जिसको कहते हैं आवश्यक चक्र या अनिवार्य चक्र भी बोल सकते हैं, अनिवार्य चक्र। ये पढ़ना जरूरी है आपको पहले का, अनिवार्य चक्र, सहायक चक्र और अनिवार्य चक्र। जो सहायक जो हमारे पास जो होता है उसमें क्या होता है, सहायक चक्र जो होते हैं, उस सहायक चक्र को हम क्या कह सकते हैं? सहायक चक्र में क्या होती है, सहायक चक्र जो होती है ये बंधे पत्तियां होती है, यह बंधे पत्तियां होती है, बंधे पत्तियां, अर्थात ये जनन में भाग नहीं लेती, ये बंधे पत्तियां होती है ना। ये आपको 11th में नहीं बताया होगा तो आप देख लो, ये बंधे पत्तियां होती है। और ये कैसी होती है, ये कैसी पत्तियां होती है, यह उर्वर पत्तियां होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये उर्वर पत्तियां होती है, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें बीजाणुपर्ण, जिन्हें बीजाणुपर्ण, या इंग्लिश में भी लिख दो एक बार तो, स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं, है ना। तो सहायक चक्र और अनिवार्य चक्र, समझ में आ रही बात आप लोगों के? ये बंधे पत्तियां होती है, ये उर्वर पत्तियां होती है, जिन्हें बीजाणुपर्ण कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनको अपन पंखुड़ी और बाह्य दल कहते हैं। अब इसके भी दो भाग कर रखे हैं कि भाई कितने कितने भाग होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होता है? वैसे ये जो चक्र होता है ये बाहर होता है, कहाँ होता है? बाहर, बाहर की तरफ मौजूद होता है ये चक्र को, है ना, सहायक चक्र। अब इस सहायक चक्र में आगे बढ़ जाते हैं। सहायक चक्र के कितने भाग हो जाते हैं? सहायक चक्र के दो भाग होते हैं। एक तो होता है बाह्य दल, क्या होता है? बाह्य दल, क्योंकि पढ़ना जरूरी आगे, ये बाह्य दल होता है ना। और बाह्य दल जो होता है इसका रंग कैसा होता है भाई? हरा। कैसा होता है? हरा। कुछ में रंगीन भी हो सकता है ना। बाह्य दल होते हैं, ठीक है, बात को समझना। उसके बाद यहाँ पर एक और जो होता है चक्र, उसको अपन क्या कहते हैं? एक और जो चक्र, और ये बाह्य दल क्या काम करते हैं? बाह्य दल, चलो मैं फिर एक एक करके लिख देता हूँ। ये बाह्य दल होते हैं, इसका काम भी बता दो। ये क्या करते हैं? पुष्प की जनन चक्रों की सहायता करते हैं। इस बाह्य दल का काम क्या है? जनन चक्रों की, यानी इसकी बीजाणुपर्णों की, ऐसे ही बोल सकते हैं, बीजाणुपर्णों की या बीजाणुपर्णों की सुरक्षा। इसका काम होता है बीजाणुपर्णों की सुरक्षा करना। किसका? बाह्य दल का। दूसरा जो चक्र है उस चक्र को, इसी में दूसरा चक्र जो होता है उसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल, ठीक है ना। ये दल जो होता है ये कैसा होता है? ये दल होता है भाई रंगीन। क्या होता है? रंगीन। अब ये क्या काम करता है भाई? ये आपको पता है, आगे पढ़ोगे, यह परागण क्रिया में सहायता करता है, परागण क्रिया में सहायता करता है। परागण क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है। बोलो किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ।
किसी को कोई समस्या डाउट हो तो बताओ। बाह्य दल और दल में क्या क्या करते हैं क्या नहीं। देखो पढ़ाना, क्योंकि किताब में दे रखा है सारा, तो अपन को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, है ना। नहीं है ना किसी को डाउट भाई, डाउटफुल मत रहा करो, है ना, डाउट को क्लियर किया करो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना, ये परागण क्रिया में सहायता करते हैं। अब अनिवार्य चक्र जो होते हैं, अब अनिवार्य चक्र में आपको पता है कि दो प्रकार की चीजें लगी होती है, इसको बीजाणुपर्ण कहा जाता है। अब बीजाणुपर्ण जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एंड्रोसियम, एक होती है गाइनोसियम। ठीक है ना, या इसको माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है ना, तो बीजाणुपर्ण जो होती है ये सहायक चक्र होते हैं, इसके भी दो प्रकार है, मैं आपको समझा के बता दूं, इसके भी दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। अब कितनी कितनी पर्ण लगी होती है, एक तो बोलते हैं अपन इसको स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, एक को तो स्त्री केसर, और एक को क्या कहते हैं जो अनिवार्य चक्र है, एक को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर को क्या कहते हैं? गाइनोसियम। पुंकेसर को क्या कहता है? एंड्रोसियम। इसका एक और नाम हो जाएगा, इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है गुरु बीजाणु पर्ण। हिंदी में गुरु बीजाणु पर्ण, इसको क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु पर्ण। और इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है लघु बीजाणु पर्ण। अब किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देख लो भाई, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देख सकते हो एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ इस तरीके से नीचे की तरफ। ये तो क्या है भाई? ये तो है इसके बाह्य दल, और यहाँ से क्या निकली है? पंखुड़ियां। यहाँ से इस तरीके से पंखुड़ियां निकल रही है, और यहाँ से निकल रहे हैं ये पुंकेसर। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चक्र है ना गुरु बीजाणु पर्ण, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण। और ये नीचे वाली है ना, ये इस जिसको आप पुंकेसर कहते हो, ये पुंकेसर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण। इस पुंकेसर को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। तो ये दोनों ही दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों जनन चक्र है। और ये जो है यहाँ पर गुरु बीजाणु पर्ण। अब गुरु बीजाणु पर्ण जो होती है, उस गुरु बीजाणु पर्ण में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, तो ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे। तो जो गुरु बीजाणु पर्ण होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लघु गुरु बीजाणुओं को बनाना। गुरु बीजाणु, या फिर इसको बोलते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक का निर्माण, ये काम करती है गुरु की। आगे बात समझ में? निर्माण करती है गुरु बीजाणु क्या का निर्माण करती है, या फिर मादा युग्मक का क्या करती है? निर्माण करती है। ऐसे इधर आ जाओ, इधर क्या करेगी ये? इधर करेगी ये काम, ये लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणुओं, या फिर इसको क्या कहेंगे? लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। और लघु बीजाणुओं को अपन बोल भी सकते हैं क्या नाम से? परागकण। लघु बीजाणु, या फिर बोल सकते हैं परागकण। पराग कणों का निर्माण। देखो सारी बात में आपको यही समझाता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है कि गुरु बीजाणु क्या है, लघु बीजाणु क्या है। अब इसको इंग्लिश में भी फिर आप किताब में शब्द आएंगे बहुत सारे। इसको कहते हैं मेगा स्पोरोफिल, इसको कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल से मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोरोफिल से क्या बनेंगे? माइक्रो स्पोर बनेंगे। वीडियो अटक रहा है सर, सबके अटक रहा है क्या? बोलो, सभी के वीडियो अटक रहा है क्या? जल्दी बताओ। हाँ, जिसके भी वीडियो में प्रॉब्लम आती है वो रिफ्रेश कर लिया करो, दोबारा से क्लास को तो चला लिया करो। ठीक है, अब देखो गुरु बीजाणु पर्ण होता है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होगा। इसमें एक और चीज, मादा युग्मक का निर्माण। और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक को बोलते हैं अंड कोशिका। मादा युग्मक का निर्माण होगा, यहाँ दो चीजें बनेगी। देखो मादा युग्मक, और इसके अलावा यहाँ दो चीजें बनेगी। यहाँ तो परागकणी बनेगा, यहाँ पर इस जगह क्या बनेगा? आगे जाकर के एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश
और आगे जाकर के दो स्ट्रक्चर और बनेंगे, भ्रूण कोश और क्या बनेगा यहाँ पर युग्मनज। मैं यहाँ युग्मनज लिख रहा हूँ या भ्रूण लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भ्रूण। तो यहाँ पर इधर दो चीजों का निर्माण होगा, इधर परागकणों का ही निर्माण होगा, इधर क्या बनेगा, इधर एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण कोश और भ्रूण बनेगा, मतलब इधर बीज का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई या नहीं आई आपके, फिर से समझाओ कि हमारा पुष्प होता है, ये पुष्प का स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है, सहायक चक्र होते हैं ये तो, एक तो होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, ये कोरोला और ये कैलिक्स, ये कैलिक्स और ये कोरोला, यानी कि बोलते हैं इनको क्या बाह्य दल, क्या बोलते हैं बाह्य दल और ये दल, ये रंगीन वाला क्या होता है दल होता है। और यहाँ पर ये दोनों ही जो चक्र नहीं, इधर वाले चक्र, ये दोनों चक्र के अंश चक्र होते हैं भाई, ये दोनों चक्र होते हैं सहायक, और ये दोनों चक्र कौन से होते हैं अनिवार्य या जनन चक्र होते हैं। तो ये सभी पुष्प के बारे में अगर आपको अच्छे से अभी जानकारी हो जाएगी तो आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी बुक में दो नाम और दे रखे हैं, अगर आपको दिक्कत आए तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। स्त्री केसर को यहाँ पे जायांग बोल रखा है, क्या बोल रखा है आपकी बुक में जायांग कह रखा है, या पुंकेसर को क्या कह रखा है, कुमंग कह रखा है, क्या कह रखा है कुमंग। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या लिखा रहा हूँ और आपको क्या समझ में आ रहा है, तो सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीजों का निर्माण है, इसका क्या काम है, देखो सहायक चक्रों का काम क्या होता है, सहायक चक्रों का काम होता है पुष्प के जो अनिवार्य चक्र हैं, ये बीजाणु पर्णे हैं, इन बीजाणु पर्णों की क्या करना, सुरक्षा करना। जब तक बीजाणु पर्णों की सुरक्षा नहीं होगी तो हमारा पुष्प किस तरीके से काम करेगा, तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर सहायक चक्र ये बंदे बत्तियां होती है मुख्यतः, और बाह्य दल और दलों में बटी होती है। बाह्य दल हरे होते हैं, बीजाणु पर्णों की सुरक्षा करने का काम होता है। आपको पता है लास्ट तक टमाटर में बाह्य दल लगे होते हैं, बैंगन में लगे होते हैं, अगर ये नहीं लगे होते तो बैंगन तो नीचे गिर जाता। दूसरी बात, रंगीन होते हैं, परागण क्रिया में सहायता करते हैं, ये भी अनिवार्य है, अगर परागण नहीं होगा तो ये सब किस काम के, तो ये हेल्प करते हैं लैंगिक जन्म में, सहायता करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, सहायक चक्र कहा गया। इधर आ जाओ, अनिवार्य चक्र, अनिवार्य चक्र को एक और नाम लिख देता हूं मैं अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक में, इसको कहा गया है जनन चक्र, या इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया है। ये उर्वर पत्तियां होती है जिन्हें बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं, ये दो भागों में बटी होती है, स्त्री केसर और पुंकेसर, गुरु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणु पर्ण। स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं, पुंकेसर को कुमंग भी कहते हैं। स्त्री केसर गुरु बीजाणु पर्ण या जायांग में क्या होता है, स्त्री केसर जायांग या गुरु बीजाणु पर्ण में क्या होता है, गुरु बीजाणुओं का निर्माण अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके अलावा दो चीजें बनती है इसके बनने के बाद, इसके बनने के बाद यहाँ पर एंडोस्पर्म और भ्रूण बनता है, आखिरकार भ्रूण से फिर आगे आकर के पूरा बीज बनता है, सारी चीजें चल जाती है। इसके बाद आ जाओ आगे, इधर की बात करो, पुंकेसर और पुमंग बनते हैं, ये दूसरा चक्र है ना, अनिवार्य चक्र का दूसरा पार्ट है। लघु बीजाणु पर्ण इसका नाम है, या इसको माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत आए तो बता देना। बीजाणु पर्ण परागकणों का निर्माण होता है, जिनको हम क्या कहते हैं नरयुग्मक कहते हैं, क्या कहते हैं नरयुग्मक। परागकणों को नर युग्मक नहीं कहते, परागकणों के अंदर नर युग्मकों का विकास होता है, ये बात आप याद रखो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट हो गया भाई। चलो एक चीज लिखना भूल गया मैं आपको, इसको भी आप लिख लो, यहाँ पर एक दे रखा है आपकी बुक में, उसको भी याद रखना आप लोग, है ना। उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक बार दोबारा से लेना, फ्लोरिकल्चर या फिर पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि, ठीक है ना। तो इसको भी अपन याद रखेंगे। बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पुष्पों को उगाना, बड़े पैमाने पर पुष्पों की खेती करना, देखो आपको पुष्पों की खेती करना,
फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो ये ऐसा कैसा है, आप लिख लोगे आराम से हो जाएगा काम आप लोगों का। और बिल्कुल ये आपका जो चैप्टर था इसकी सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। सामान्य जानकारी अगर आपको इसमें और भी चीजें आपको याद रखना कि एक परिभाषा दे रखी है आपकी बुक में, देखो सिंपल सी परिभाषा, पुंकेसरों से भरपूर गोला। क्या दे रखा है? पुंकेसरों से भरपूर गोला, ठीक है ना। या बोल सकते हैं पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला, पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला। देखो परिभाषा तो लेफ्ट सी है ना। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? नर जनन अंग। परिभाषा, पुष्ट का नर जनन अंग की परिभाषा बताओ, एनसीईआरटी के अनुसार बताओ। पुंकेसरों से, सॉरी, उमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला। देखो कैसी कठिन सी अटपटांग सी, जबकि दोनों चीजें एक ही है, ऐसे मान रखा है ना। पुंकेसरों से भरपूर, और उसी तरह से क्या रखेंगे अपन दूसरा और जयांग जो होता है वो स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोनों ही नोट्स आपको लिखने हैं, और नोट्स लिखने में कोताही मत बरतना। कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, ऐसे करते करते आपका जीवन ही बदल जाएगा, निकल जाए, मतलब टाइम ही निकल जाएगा इस तरीके से। तो आप समझो इस चीज को। कल अपन पुंकेसर की संरचना, लघु बीजाणुधानी, परागकण की संरचना, इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी, और इसमें अपने पास अगली चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट आपका अब शुरू होता है मेजर क्वेश्चन वाला। पहले वाले पार्ट में से इतना मेजर क्वेश्चन नहीं आता, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अच्छे से करें। और ये तो इसके बाद का जो इसके पिछले वाले पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है उसका वीडियो बनाऊंगा, मैं डालूंगा यूट्यूब पे, जरूर देखना। और आप लोग भी यूट्यूब वगैरह पे चैनल को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, मोबाइल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपनी भी आगे बढ़ती रहे, हो सके लास्ट में उनको जरूरत पड़े यूट्यूब पे, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही है, और किसी को कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर देना, क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलो।